नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। और आपके लिए जो क्लासें रहती हैं वो शाम के 8 बजे की रहती हैं। जो भी छात्र छात्रा देखना चाहते हैं शाम के 8 बजे देखा करें, ठीक है। इससे पहले हमने जो है 3 वीडियो अपलोड कर दी चैनल पर। जिन छात्रों ने नहीं देखी तो वो आसानी से देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में जाकर, ठीक है। और जो क्लास का टाइम तो बता दिया, शाम के 8 बजे ही रहता है। और आपके लिए जो पढ़ाया जा रहा है ये राजीव प्रकाशन का गणित पढ़ाया जा रहा है। और जो है आपका जो चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज के अनुसार आपके लिए क्लासें लेते आ रहे हैं। तो जो भी छात्र छात्रा नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी आप सब समझदार हैं। इस वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, भाई बहनों के पास जो भी हैं जानने वाले उनके पास ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो है हम सहायता कर सकेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या की तरफ बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे समझते हैं। ये जो एक्सरसाइज रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक्सरसाइज 1.2 इसके सवाल भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या। पहला जो चैप्टर रहेगा वो वास्तविक संख्या वाला रहेगा। एक्सरसाइज 1.2 इससे पहले हमने 1.1 वीडियो में कवर की है। जितने भी सवाल हैं 2 वीडियो में कराए हैं। जो पहले वाला वीडियो रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें हमने सिलेबस पर चर्चा की है। सिलेबस पर चर्चा की है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो वो वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसके लिए, ठीक है। तो पहले वाला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम इसको कहें वेरी इंपॉर्टेंट तो कहेंगे इसको वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो पहला वाला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये जो सवाल रहते हैं इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका उल्टा मानना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या है तो इसका विरोध यानी उल्टा मानना होगा। क्या मानना होगा? √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि वो P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो परिमेय संख्या होता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हल कर लेते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जो है बने रहना होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इतना बात आप अच्छे से समझ गए। हमने उल्टा माना, क्या माना? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ऐसी संख्या जैसे P/Q के रूप में व्यक्त या लिख सकते हैं उसे हम जो है परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या होगी तो डेफिनेटली इसे क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q यहाँ पे आगे सवाल कर लेंगे, ठीक है। P/Q बराबर में क्या लिखेंगे, √5 लिख लेंगे, ठीक है। √5 अब लिखेंगे यहाँ P तथा Q पूर्णांक और सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप इस तरह से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? अब पूर्णांक की बात आई, यहाँ पे एक पूर्णांक आया, दूसरा शब्द क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले पूर्णांक को समझ लेते हैं। तो पूर्णांक यानी पूर्णांक हमारा जो है 0 भी पूर्णांक होता है। 0 से लेकर के 1 2 3 4 यानी प्लस वाली संख्या भी पूर्णांक होती है। नेगेटिव यानी नकारात्मक संख्या भी हमारा जो पूर्णांक होता है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका जो है मस यानी HCF 1 होता है, वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। तो सहअभाज्य संख्या को यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि बात करेंगे 4/2 लिख लेते हैं, यानी जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो 4/2 लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे तो कितने बार काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, 2/1 आएगा। 2/1 अगर 2 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुणा 1 कर सकते हैं या 1 गुणा 2 कर सकते हैं। 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा मतलब 1 गुणा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 में 1 होता है।
तो कहने का मतलब जो सहभाज्य संख्या होता है उसका जो गुणनखंड यानी HCF होता है, जो HCF होता है वो 1 होता है हमेशा 1। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। तो एक जो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो माइनस का 9/3 लेंगे। क्या लेंगे, 9/3 लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3/1 यानी इसके गुणनखंड करेंगे 1 × 3 आएगा और 1 × 1 1 का आएगा। ठीक है, इसका भी जो गुणनखंड आएगा वो हमारा आएगा कितना, 1 ही आएगा गुणनखंड यानी HCF क्या आएगा, HCF हमारा 1 ही आएगा। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको सभी को समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको सवाल को एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र को बने रहना होगा। ओके, तो यहाँ से समझते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P/Q का वर्ग कर लेंगे बटे √5 का वर्ग कर लेंगे। ठीक, जब इसे आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो P का वर्ग करेंगे तो P² आ जाएगा सिंपली, Q का वर्ग करेंगे तो Q² आ जाएगा। यहाँ तक आपको सभी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगर हम √5 का कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग होती है, जैसे कि अंडर रूट में 5 सही या अंडर रूट में 3 सही, तो उसका वर्ग करते हैं या 2 बार गुणा करते हैं तो जो संख्या अंदर होती है रूट के वो संख्या बाहर निकल के आ जाती है। इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो इसका √5 का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कैंची का गुणा कर देंगे। जब कैंची का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से गुणा इसका करेंगे तो P² बराबर कितना आ जाएगा, P² बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5Q² आ जाएगा। ठीक है, 5Q² आ गया। ओके, यहाँ तक सभी के अच्छे समझ में आया। यदि हम निकालें क्या Q² बराबर निकालें, क्या Q² बराबर निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P² बटे क्या आ जाएगा, P² बटे 5 आ जाएगा। तो ये समझ रहे हैं, ये बात P² बटे 5 का मतलब समझ रहे हैं। P² बटे 5 का मतलब ये है कि जो P² है वो 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। जो P² है वो 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। जब 5 से विभाजित होगा तो P² का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। जब P² का एक गुणनखंड 5 होगा तो P का भी एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। इतनी बात समझ लीजिए आप सभी। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पाँच P² का एक गुणनखंड है, गुणनखंड हो गया। ठीक है, और 5 ही क्या, 5 P का गुणनखंड होगा। ओके, इतनी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। ठीक, तो इतनी बात सभी को अच्छे से क्लियर कन्फर्म हो रही होगी। ओके, अब हम आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ हमने P यानी 5 का भाग P² में गया, विभाजित है तो P² का यानी 5 जो है P² का एक गुणनखंड है। जब 5 P² का एक गुणनखंड है तो P का भी एक गुणनखंड होगा। ओके, यहाँ तक आपको किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे माना P बराबर क्या रख लेंगे, 5m रख लेंगे। ओके, P बराबर 5m। तो हमारा यहाँ देखा जाए तो हम P की जगह क्या रख देंगे, इस जगह लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। समझते जाना, अगर अच्छे से समझना है, एग्ज़ाम में अच्छे से करना होगा तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहना होगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जहाँ P है वहाँ पे रख देंगे कितना, 5m। तो ठीक है, यहाँ समीकरण 1 है तो P की जगह 5m रख देंगे। तो यहाँ जब 5m रखेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे 5m, P की जगह 5m का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर का कितना, बराबर का 5Q² आ जाएगा। ठीक है,
5 क्यू स्क्वायर। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे बने रहना होगा वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, m का वर्ग करेंगे m स्क्वायर आ जाएगा बराबर का 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ऐसी स्थिति आती है तो 5 से एक बार कटेगा, 5 से 5 बार कट जाएगा। तो कहने का मतलब 5m स्क्वायर बराबर का क्या क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ से यदि m स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5। कहने का मतलब पहले वाली जो यहाँ से देखा था इस ऐसी स्थिति यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। जब 5 से विभाजित होगा तो इसका क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा, क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। इतनी बात सभी समझ में आ गया सभी के। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ 5 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो 5 क्यू का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है, ये होगा, ओके। यहाँ देखा जाए, जब यहाँ देखेंगे तो जो है इसको तीसरे वाला मान लो, इसको मान लो चौथी वाला, ओके, सॉरी दूसरी मान लो, इसको दूसरा मान लेते हैं। पहला मान चुके, दूसरा बना लेंगे समीकरण, इसको तीसरा बना लेंगे, ओके। इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी पहले से, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक बात मिल रही है यहाँ पे, यहाँ समीकरण यदि जो है दूसरे और तीसरे से बात करेंगे तो दूसरे तीसरे की बात करें यहाँ पे तो जो P यानी 5P का भी एक गुणनखंड है और 5Q का भी एक गुणनखंड है ना। और यहाँ हमारा जो परिमेय संख्या को वो कर रहा था, यहाँ पे सहभाज्य संख्या हमने लिखा था। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, जैसे हमने माना था क्या 4/2 लिखा था यहाँ पे, तो 4/2 लिखा था। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या लिखा था, 4/2 लिखा था, है ना। या मान लो 2/4 लिखें, ऐसे लिख लें, ये परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2। यदि हम 2 के गुणनखंड करने चलें तो 1 × 2 लिखेंगे और 1 के गुणनखंड करने चलें तो 1 × 1 लिखेंगे। कहने का मतलब सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका मासा यानी महत्तम समावर्तक मासा क्या होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 नहीं है, क्या है 1 नहीं, यहाँ पे जो दोनों P और Q का एक गुणनखंड है, यानी इसका जो मासा आ रहा है वो हमारा 5 आ रहा है। ये जो 5 आ रहा है तो इसका मतलब इस नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। जब नियम का फॉलो नहीं करेगा तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ लिखने वाले समीकरण संख्या दूसरे व समीकरण तीसरे से P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन हमें इसका उल्टा चाहिए। क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। भाषा कैसे भी लिख सकते हैं, भाषा पे मत जाना आप, भाषा आप कैसे भी बना सकते हैं, इस प्रकार की भाषा बनाएंगे। तो हमने क्या बनाया लिखा समीकरण संख्या 2 व समीकरण 3 से P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ P तथा Q पूर्णांक है, पूर्णांक को समझा दिया। पूर्णांक नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी पूर्णांक होता है, ओके। और सहभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसका मासा, जैसे हमारी सहभाज्य संख्या की बात करेंगे अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, तो जैसे हम बात कर लेंगे 3,5, इसका यदि HCF निकालने चलेंगे,
तो हमारा एक ही आएगा। क्या आएगा? एक ही आएगा। एक ही आएगा तो ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा गुणनखंड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, पी तथा क्यू का। लेकिन हमें चाहिए एक तो उल्टा विरोध हो रहा है, चाहिए इसका, लेकिन हमें इसका उल्टा चाहिए जो कि गुणनखंड एक होना चाहिए। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसकी विरोध से प्राप्त हुआ है। अब हमें मालूम पड़ गया, हमने क्या उल्टा लिया था। हमने सवाल में पूछ रहा था हमें कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या उल्टा माना, क्या विरोध, इसका उल्टा किया, यानी कल्पना से, अपनी कल्पना से क्या लिया, अपनी कल्पना से ये लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने P/Q के रूप में लिखा। लेकिन हमारा जो P है और Q है, यहाँ P और Q एक पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्या हैं और Q इज नॉट 0, जो Q का मान है यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमने पूर्णांक भी समझ लिया, सहभाज्य संख्या भी समझ लिया, यानी ऐसी संख्या जिसका मास एक हो वो संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस नियम का फॉलो आगे सॉल्व करते गए, दोनों पक्षों का वर्ग किया। वर्ग करने पर हमें प्राप्त हुआ P² मतलब 5 आया। एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे का गुणा किया, एक का गुणा P² में किया, P² बराबर 5 Q² आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आया हो। एक एक पॉइंट को अच्छी समझना है। मेरी वीडियो थोड़ी लेंथ हो जाती है, अन्यथा ना लिया करें, क्योंकि एक एक पॉइंट को समझना मेरा फ़र्ज़ है। जब तक कि आपको समझ में नहीं आया तब तक क्या फ़ायदा पढ़ाने का, मतलब क्या होना क्या है मतलब। ठीक है, इसलिए हमारा मतलब ये है कि आप अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपके लंबे समय तक दिमाग में फीड रहेगा। इसलिए आप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इस सवाल को समझें, है ना। अभी आगे मैं बताऊँगा क्या इम्पोर्टेंट रहेगा और भी। तो ऐसे आगे सॉल्व करते गए तो Q² निकाला, P² 5। कहने का मतलब जैसे कि मान लो कि कोई संख्या 5 है, 15 है, 15/3 का मतलब ये होता है कि 15 संख्या 3 से विभाजित हो रही है, नहीं कट रही है, भाग जा रहा है। तो ऐसे ही हमारा P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 का एक गुणनखंड होगा। दूसरे समीकरण मान लिया, इसको पहला मान लिया। अब क्या माना, P बराबर, हमने P बराबर 5m मान लिया। तो जब P बराबर 5m माना तो हमने P का मान समीकरण संख्या 1 में रख दिया, जो 1 माना था। यहाँ पे जहाँ P है वहाँ पे हमने मतलब 5m रख देना है, क्योंकि हमारा P बराबर हमने 5m मान रखा है। इसकी जगह यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो 5m² बराबर 5 Q²। 5 का वर्ग 25 होता है, m का वर्ग m² होता है, बराबर का 5 Q² आ गया। ठीक है, 5m², यानी यहाँ से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5m² बराबर Q²। m² बराबर निकालेंगे तो Q² 5। ऐसे सेम बिल्कुल सिमिलरली कर लेना है ऐसे। अब हमने समीकरण संख्या इसको 2 मान लिया, है ना, इसको 3 मान लिया। समीकरण 2 व 3 से क्या है, P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। दोनों में सेम गुणनखंड है 5, लेकिन हमें गुणनखंड चाहिए, यानी मास चाहिए एक। तो मास चाहिए एक, इसका विरोध करा इसलिए, लेकिन हमें इसका उल्टा चाहिए जो कि गुणनखंड 1 होना चाहिए। ऐसे ही भाषा लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम समझाते हैं आपके लिए। जैसे सवाल में √3 देगा, √2 देगा, √7 देगा, √10 दे सकता है, √15 दे सकता है। ये जो सवाल हैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर देना, जी हमने ये सवाल लगा लिए। 1 2 3 4 5 सवाल दिए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। संख्याएं चेंज कर देगा, हमें √5 √3 रखेगा तो √3 लेंगे, 3 लेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 2 देगा तो 2 रखेंगे, 7 देगा तो 7 रखेंगे, जितना वर्ग संख्या देगा उसको यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी और अच्छी समझ में आई होगी। अच्छी समझ में आए तो आगे आपसे यही कहना है कि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है आप अपने भाई बहनों की मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जिसके पास इस वीडियो का लिंक जाए
इसका मतलब वीडियो जाए तो उस वीडियो को देख करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका अपना ये चैनल है। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और अन्य जो सवाल रह जाते हैं, इसी एक्सरसाइज के अन्य जो सवाल रह जाते हैं, उसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम समझाएंगे अच्छी तरह से। ऐसे ही निरंतर आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाते रहेंगे। ऐसे ही आप और हम मेहनत कीजिएगा। मेहनत करोगे तो आपको जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छे से अच्छे मैं वायदा करता हूँ कि अच्छे से अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकेंगे। ईमानदारी से पढ़िएगा, ईमानदारी से पूरी वीडियो देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी होती है। अन्य वीडियो जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, फिल्म्स वगैरह होती हैं, उनको देखते हो, रील्स वगैरह देखते हो तो इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वो ना देख करके आप मेहनत कीजिए। 1 दिन 2 दिन लगेगा, ऐसा ही 2-3-4 दिन बाद आपको यूट्यूब मतलब क्लासें देखने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा लगने लगेगा, तो आसानी से आप जो मैथमेटिक्स जो भी कमज़ोर छात्र हैं, आप आसानी से अच्छे से कर जाओगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। होते के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।